नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसको आप लोग जानते हैं ओवरहेड के नाम से। हालांकि ओवरहेड से जुड़ा हुआ आज का हमारा 6वां क्लास रहेगा। इससे पहले टोटल 5 क्लासेस मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं और मैं आपको बताता चलूं, पिछली 3 क्लासेस के दरमियान हमने इस चैप्टर के स्टार्ट टॉपिक मशीन आवर रेट को काफी डिटेल में जाकर के, काफी डेप्थ में जाकर के अंडरस्टैंड किया था और देखा था मशीन आवर रेट से जुड़ी हुई किस तरीके की न्यूमेरिकल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है। आज की क्लास के अंदर फाइनली आज हम एक और स्टार्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी पूरी संभावना है इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल आने की। इररिस्पेक्टिव आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं, एसवाइएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट हैं, आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तमाम तरीके के स्टूडेंट्स के लिए वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं इस टॉपिक की सीरियसनेस को समझते हुए आप सभी एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ क्लियर करते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अभी तक आपने काफी गहराई में जाकर के क्या पढ़ा? सर, हमने ओवरहेड को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ओवरहेड का मोटा डेफिनेशन होता है, आप लोग ये कह सकते हैं सर ओवरहेड का मीनिंग होता है जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, वो ओवरहेड की कैटेगरी में आती है। माने आप लोग ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट जो आपके एक्सपेंसेस है उनको छोड़ करके बाकी जो आपकी कॉस्ट बच जाती है वो किस कैटेगरी में जाती है? ओवरहेड्स की कैटेगरी में जाती है। और जर्नली जो कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाता है ना, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर किया जाता है। अब ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना। सर, कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना? सर, मेजरली किसी भी फैक्ट्री के अंदर 2 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सर, पहला आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सर दूसरा आपका सर्विस डिपार्टमेंट होता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से हमें अपनी जो आपके एक्सपेंसेस है या जो आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट है या ओवरहेड है उसको एलोकेट करना, और जो आपके सर्विसेज डिपार्टमेंट है उसको एलोकेट करना, उसके बीच में बाइफरकेट करना, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। यही क्या कहलाता है? आपका ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। माने यहां पर मोटा आप लोग ये अंदाजा लगा के चले, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ द ओवरहेड्स रहेंगे। हमें क्या करना है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बिहा पे उनको बांटना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर और आपका सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जितनी हिस्सेदारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रहेगी उतना हिस्सा आपके ओवरहेड का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा, और जितनी आपकी हिस्सेदारी माय डियर फ्रेंड्स आपकी सर्विस डिपार्टमेंट की रहेगी उतना हिस्सा आपके सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा। समझ में आया? तो इट इज कॉल्ड द ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोला जाता है? ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होके चलती हैं। सर, हमें डिवाइड करना होगा, याद रखिएगा, हमें डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस को किसके अंदर डिवाइड करना है? हमारे पास जो भी अपना एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और जो भी हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है। समझ में आई? तो हमारे पास कितने डिपार्टमेंट है? 2 डिपार्टमेंट है, एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक आपका सर्विस डिपार्टमेंट है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? जितना उसका हिस्सा रहेगा। एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एप्रोप्रिएशन में, अभी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको अलॉट करना है, अलॉटमेंट किस तरीके से रहेगा। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पे इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस पूरे प्रोसेस को ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। मोटा आप लोग पकड़ के चले, ओवरहेड को डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में डिवाइड करना? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड कर देना है और आपको सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर एक तरीके से डिवाइड कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, एलोकेट कर देना है। और अगर आप लोग बहुत प्रोफेशनल डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सर अगर आप ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना चाहते हैं ना,
तो इसका मतलब होता है, ये रेफर करता है प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग। याद रखिएगा, हमें क्या करना है, हमें एलोकेट करना है ओवरहेड कॉस्ट को अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। कौन कौन सा डिपार्टमेंट्स हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, अलग अलग कॉस्ट सेंटर हो गए, अलग अलग कॉस्ट यूनिट हो गई, ऑन द लॉजिकल एंड द इक्विटेबल बेसिस। याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर लॉजिक का आपको इस्तेमाल करना है किसी एक लॉजिक के बिहा पे, और आपको इक्विटेबल बेसिस के बिहा पे आपको क्या करना है, ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आया? मोटा मोटा आपको क्लियर रहा होगा। दो डिपार्टमेंट के ऊपर काफी गहराई में जाकर के चर्चा करेंगे। एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा, एक आपका सर्विस डिपार्टमेंट रहेगा। एक चीज आपको याद रखनी है, सर अगर आप लोग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ही रहे हैं तो कितने तरीके से आप लोग ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि हमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन सर कितने तरीके हैं हमारे पास? याद रखिएगा, हमारे पास दो तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। एक को आप लोग बोलते हो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है, और माय डियर फ्रेंड्स एक आपका रहेगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको याद रखना है, आपका क्या रहेगा, एक आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और एक क्या रहेगा, आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। पहले आपको समझना है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है। ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन इजीली डू द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को अंजाम दे सकते हैं। समझ में आया? अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड्स, जिनको हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब उनका जो एक डिफरेंट क्लास रहेगा तो मैं वहीं पे चर्चा करूंगा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अभी के लिए आप लोग ये समझे, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके के रहेंगे, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, एक आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। हमें एक एक करके सबको पढ़ना है। समझ में आया? अब यहाँ पे समझिए सर, जब भी आप लोग यहाँ पे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ना, तो माय डियर फ्रेंड जब भी आप लोग यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ओवरहेड होगा उसको एक पर्टिकुलर बेसिस पे हमें डिवाइड करना होगा। अब वो किस बिहा पे डिवाइड होगा उसको आपको काफी गहराई में जाकर के, काफी डिटेल में जाकर के चर्चा करना है। दैट इज द अप्रोक्सीमेट बेसिस की हम लोग बात करेंगे। जो आपका अप्रोक्सीमेट बेसिस है उसका मतलब क्या है, सर जो आपको एक्सपेंस दिया गया है या आपको जो ओवरहेड दिया गया है उसको किस बिहा पे हमें डिवाइड करना है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, आपके फ्लोर एरिया के ऊपर या स्पेस ऑक्यूपाइड के ऊपर। याद रखिएगा, जब भी आपको ओवरहेड, कुछ इस तरीके के ओवरहेड दिए जाएंगे जहां पर आपने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है या फिर आपका फ्लोर एरिया के ऊपर आपका जो एक्सपेंस है वो डिवाइड होगा। यानी कि जैसे अगर आप लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने रेंट पे किया है तो रेंट किस हिसाब से डिवाइड होगा, सर आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, या उसका फ्लोर एरिया कितना है, या कितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और आपका सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर कितना स्पेस गया है। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, लेटर से हमारा ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है और यहां पर जो टोटल रेंट गया है ना, लेटर से मैंने कितना कहा है, आपका 10,000 का रेंट गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे पास दो डिपार्टमेंट है जहां पर याद रखिएगा 1/4 के अंदर यानी कि आपका 1/4 के अंदर मेरा आपका सर्विस डिपार्टमेंट है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर ये क्या है, आपका सर्विस डिपार्टमेंट है, और जो आपका बच गया हिस्सा 3/4 यानी कि ये जो आपके 3 हिस्से बच गए हैं, यहां पर क्या है, मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो अगर आप इस रेंट को एलोकेट करना चाहते हो तो आप लोग क्या कहेंगे, सर यहाँ पे 4 हिस्से कर देंगे। अगर आप लोग 4 हिस्से करते हैं तो यहाँ पे 1/4 माने आपका 2,500 कहां पे चला जाएगा, 2,500 माय डियर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा, और जो बच गया है आपका वो कहां पे चला जाएगा, वो आपका स्पेसिफिकली कहां पे चला जाएगा, यहाँ पे, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्लियर है? तो ऐसे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। समझ में आया? तो यानी कि जैसे यहाँ पे कितना बच गया, 7500 बच गया, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि आपने क्या किया, फ्लोर एरिया के ऊपर या एरिया जितना ऑक्यूपाई किया है उस भी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रेंट को क्लासिफाई कर दिया है। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रेंट दिखे ना, या बिल्डिंग दिखे, बिल्डिंग का रेंट दिखे, तो आपको ध्यान रखना है उसके एरिया के ऊपर या जो स्पेस ऑक्यूपाई है उसके बिहा पे आप लोग क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे। दूसरा, अगर आप बिल्डिंग का मेंटेनेंस की बात करते हैं तो जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसकी बिल्डिंग को आप लोगों को देखना, उसका एरिया पकड़ के चलना है या उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। ऐसे आप लोग लाइटिंग एक्सपेंस की बात करेंगे, ऐसे आप लोग हीटिंग एक्सपेंस की बात करेंगे, ऐसे आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स की बात करेंगे। ये सारी चीजों का अगर आप लोग एप्रोप्रिएशन करना चाहते हैं या अलॉटमेंट करना चाहते हैं तो किस बिहा पे होगा, फ्लोर एरिया के बिहा पे होगा या स्पेस ऑक्यूपाइड के बिहा पे होगा। समझ में आया?
तो ये पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको आपको क्लियर करना है। इनमें से अगर आपको कोई भी ओवरहेड दिखता है आपके क्वेश्चन के अंदर तो किस बिहा पे क्लासिफाई होगा, आपके फ्लोर एरिया या स्पेस ऑक्यूपाइड के ऊपर क्लासिफाई होगा। अगर आप लोग सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इंप्लॉयज के बिहा पे या वर्कर के बिहा पे, ध्यान दीजिएगा हम किसके बिहा पे क्लासिफिकेशन करेंगे, नंबर ऑफ इंप्लॉयज के बिहा पे या वर्कर के बिहा पे काम करेंगे। जहां पर भी लेबर का एक तरीके से या स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना, वहां पर आप लोग नंबर ऑफ इंप्लॉयज के बिहा पे एक तरीके से क्लासिफिकेशन या अलॉटमेंट करने वाले हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, अगर आप कैंटीन एक्सपेंस की बात करते हैं तो कैंटीन एक्सपेंस किसके बिहा पे, नंबर ऑफ इंप्लॉयज या वर्कर के बिहा पे आप लोगों का डिवाइड होगा। ऐसे अगर आप लोग वेलफेयर एक्सपेंस की बात कर लीजिए, ऐसे आप लोग पर्सनल डिपार्टमेंट कॉस्ट की बात कर लीजिए, मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर लीजिए, स्टाफ इंश्योरेंस की बात कर लीजिए, ये तमाम चीजें किस बिहा पे अलॉट होंगी, ये तमाम चीजें वर्कर के बिहा पे या नंबर ऑफ इंप्लॉयज के बिहा पे आपको एक तरीके से अलॉटमेंट करना है। क्लियर है? ये जब आप क्वेश्चन टैकल करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये जो भैया ने बात बताया ये एग्जैक्टली किस बिहा पे बताया था। मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें समझा पाऊं। अगर आपको इनमें से कोई एग्जांपल दिखेगा तो फ्लोर एरिया या स्पेस ऑक्यूपाइड के बिहा पे आपको क्लासिफिकेशन कर देना है। इनमें से कोई आपको अगर ओवरहेड दिखता है तो नंबर ऑफ इंप्लॉयज या वर्कर के बिहा पे आपको क्या कर देना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब ध्यान रखिए, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट लेबर आवर की बात करते हैं, अगर आपने किसकी बात की है, डायरेक्ट लेबर आवर की बात की है, when used overhead cost are related to the labor time, जब भी आपका ओवरहेड का कॉस्ट किससे जुड़ा हुआ रहेगा, लेबर टाइम से जुड़ा हुआ रहेगा, तो लेबर टाइम, लेबर आवर के बिहा पे डायरेक्टली हम लोग उसको क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं फैक्ट्री का सुपरविजन है तो किस बिहा पे अलॉटमेंट होएगा सर, डायरेक्ट लेबर आवर के बिहा पे। लेबर वेलफेयर की अगर आप लोग बात करते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करते हैं, तो तमाम एग्जांपल के अंदर हमें डायरेक्ट लेबर आवर को पकड़ के चलना है। समझ में आया? तो यहां पे ये आपको मोटा मोटा एक तरीके से याद ही करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको कि यहां पे अगर आप लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर आवर की क्लासिफिकेशन किन किन के लिए करते हैं, अगर आप लोग नंबर ऑफ इंप्लॉयज को लेके चलते हैं तो किन किन की क्लासिफिकेशन होती है, आपको एक मोटा मोटा रफली आइडिया होना चाहिए। एक इमेज बन जाएगा ना तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी होगा। जैसे अगर आप लोग मशीन आवर की बात करते हैं तो मशीन आवर की अगर आप लोग बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जहां जहां पे मशीन यूज होगा तो मशीन के आवर के बिहा पे आप लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे अगर आप लोग मशीन की पावर की बात करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग की पावर, मशीन की पावर, मशीन का रिपेयर, मशीन का मेंटेनेंस, मशीन का डेप्रिसिएशन। समझ में आया? डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मशीन का डेप्रिसिएशन है, एक प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन होता है। प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन अगेन उसके एरिया के हिसाब से, स्पेस ऑक्यूपाइड के हिसाब से यहाँ पे कंक्लूड होने वाला है। समझ में आया? तो प्लीज इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगली कैटेगरी रहने वाली है वैल्यू ऑफ मशीनरी। जैसे अगर आपने मशीन का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, इंश्योरेंस की बात करते हैं या मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हैं, तो यहां पे हमें देखना मशीनरी के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और यहां पे वैल्यू ऑफ मशीनरी के बिहा पे आप लोग डेप्रिसिएशन को एक तरीके से डिवाइड करेंगे, आप लोग इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी को डिवाइड करेंगे, ऐसे ही आप लोग मेंटेनेंस कॉस्ट को भी क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। समझ में आया? अगेन अगर आप लोग चलेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, दैट इज द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट के अंदर जैसे अगर आप बिल्डिंग की बात करते हैं, जहां पे कैपिटल एसेट की बात हो रही है, तो आपका बिल्डिंग क्या है, एसेट है। अगर आपको जैसे एग्जांपल दिया बिल्डिंग का इंश्योरेंस की बात करनी है, बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन की बात करनी है, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करनी है, तो यहां पर आप लोग किस बिहा पे क्लासिफिकेशन करेंगे, किस बिहा पे आप लोग बांटेंगे ओवरहेड को, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स के बिहा पे ओवरहेड को बांटेंगे। क्लियर है? तो थोड़ा समझिएगा, प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि आपको एक क्लैरिटी हो सके कि आपको किस बिहा पे बांटना है। अगर आपको ये क्लियर हो गया ना किस बिहा पे बांटना है, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस यहां से 12 नंबर से 18 नंबर का सवाल पूछा जाता है, उसको आप लोग ऐसे चुटकियों में इजीली टैकल कर पाएंगे। वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे, आपको सहूलियत होगी, लेकिन उससे पहले आपको माय डियर फ्रेंड्स इन तमाम चीजों को याद करना है। क्लियर है? मशीन आवर पे किसको डिवाइड करना है, वैल्यू ऑफ मशीनरी के बिहा पे, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स के बिहा पे। अच्छा, ऐसे आपका क्या रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बिहा पे भी करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बिहा पे भी आप लोग करने वाले हैं। और अगर आप अपनी किताब को खोलेंगे ना तो केवल आपको ये वाला टेबल दिखेगा। आई होप कि ये हर एक किताब के अंदर गिवन होना चाहिए, चाहे आप लोग महेश्वरी मित्तल का किताब यूज करें, चाहे आप लोग टेक्समैन की तरफ से स्नेहलता गुप्ता, डॉक्टर स्नेहलता गुप्ता का किताब आता है वो वाला इस्तेमाल करें। तमाम तरीके की किताबों के अंदर ये आपका लिखा हुआ है। जैसे जो अभी अभी हमने बात की, अगर आप लोग रेंट एंड बिल्डिंग की बात करते हैं तो किस बिहा पे कैलकुलेट
कैलकुलेट करेंगे सर फ्लोर एरिया के बिहा पे कैलकुलेट करेंगे, लाइटिंग एंड हीटिंग की बात करते हैं तो फ्लोर एरिया के बिहा पे कैलकुलेट करेंगे, कैंटीन एक्सपेंस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इंप्लॉइज के बिहा पे, वेलफेयर एक्सपेंस नंबर ऑफ इंप्लॉइज के बिहा पे, पावर की अगर आप लोग बात करते हैं तो मशीन के आवर के बिहा पे, अगर ये नहीं है तो हॉर्स पावर के बिहा पे हम लोग क्या करते हैं यहां पे अलॉटमेंट करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन की बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ मशीन को लेके चलेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग की बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ एसेट लेके चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इंश्योरेंस की बात करते हैं, एसेट के इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एसेट वैल्यू लेके चलेंगे, मशीन की इंश्योरेंस की बात करते हैं तो मशीन की वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखना है। अगर आप लोग स्टोर एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो ये मटेरियल कॉस्ट के बिहा पे अप्रोप्रिएशन आएगा इसका, लेबर वेलफेयर की अगर आप लोग बात करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बिहा पे, अगर आप लोग मेंटेनेंस की बात करते हैं तो आपका मशीन आवर के बिहा पे, ये तमाम चीजें आपको एक तरीके से बाइफरकेट करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, समझ में आया। तो ये अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे इन चीजों को, बार बार एक दो बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी होगा। थोड़ा सा बोरिंग चीज है ये, याद करना थोड़ा सा बोरिंग है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप एक बार इसको गो थ्रो कर लेंगे ना तो इस तरीके के न्यूमेरिकल अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं जिसको आपको बड़े प्यार से बड़े आराम से धुआं धुआं कर देना है। अब देखिएगा इस तरीके का न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम के अंदर आता है। अभी माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको समझाने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं कि एग्जैक्टली इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पे क्या पूछा गया है, फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द राधिका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द मंथ ऑफ द सितंबर 2022। अब आपको ध्यान ये देना है कि एग्जैक्टली किस किस तरीके का खर्चा हमें दिया गया है। सबसे पहले मैं इसी मुद्दे पर चर्चा करता हूं। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है और यहाँ पे आगे देखेंगे तो इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। ये काट करके ना यहाँ पे मटेरियल की जगह क्या आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। क्लियर है। अब आपको ध्यान क्या देना, देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए दिया हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी, यानी कि प्रोडक्शन के अंदर कितने डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट पी हो गया और सर्विस डिपार्टमेंट कितना हो गया, क्यू हो गया, यानी कि सर्विस के अंदर कितने डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है। तो क्लियर रहा, क्योंकि पूरे के पूरे ओवरहेड को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर और सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। अब याद रखिएगा प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास कितने डिपार्टमेंट और है, 3 सब डिपार्टमेंट है। सर्विस के अंदर हमारे पास 2 सब डिपार्टमेंट है, पी एंड क्यू, और प्रोडक्शन के अंदर ए, बी एंड सी। यानी कि जब भी आप लोग प्रोडक्शन की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, सर आप प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास कितने हिस्से और एक्स्ट्रा हैं, 3 है, यानी कि ए, बी और सी। ऐसे आपको एक टेबल बनाना होगा। ऐसे अगर आप लोग इसके आगे सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, सर सर्विस लिख देंगे। यहाँ पे आपका पी एंड क्यू आपके 2 अलग अलग डिपार्टमेंट रहने वाले हैं। क्लियर। तो इस तरीके का फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे, अभी मैं समझाऊंगा। अभी के लिए आपको केवल इतना ही समझना है कि सर यहाँ पे समझ में आ गया, ये तो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा दिया हुआ है, ये आपके इनडायरेक्ट वेजेस का। देखिए एबीसी आपका प्रोडक्शन हो गया, पी और क्यू आपका क्या हो गया है, यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट हो गया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सारी चीजें ऑलरेडी बांटी हुई है, यानी कि आपके ए के अंदर कितना जाएगा, बी के अंदर कितना जाएगा, सी के अंदर कितना जाएगा, पी के अंदर कितना हिस्सा जाएगा, सबकी वैल्यू गिवन है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे आपका पावर एंड लाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे तो ये बताया ही नहीं गया है कि ए को कितना जाएगा, बी को कितना जाएगा, सी को कितना जाएगा। और अगर आपको याद हो तो पावर एंड लाइट को अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, सर किलोवाट के हिसाब से, यानी कि आप लोग इसको किलोवाट के हिसाब से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ऐसे अगर आप लोग रेंट की बात करते हैं तो रेंट के लिए बेस्ट जो अप्रोप्रिएशन क्या रहेगा, सर रेंट के लिए रहेगा, हम अगर आपकी बिल्डिंग का फ्लोर एरिया निकाल ले, फ्लोर एरिया के ऊपर रहेगा। इंश्योरेंस ऑन एसेट की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ एसेट के बिहा पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मील चार्जेस, मील मतलब आप ले इंप्लॉइज, इंप्लॉइज का मतलब नंबर ऑफ इंप्लॉइज के बिहा पे। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन यही है कि हमें इनको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करना है। अब इनको डिवाइड जब आप लोग कर पाएंगे, जब आपको क्लैरिटी होगा किस बिहा पे, किस बेसिस पे आप लोग इनको डिवाइड कर पाएंगे। और ये सारे बेसिस हमने यहाँ पे काफी डिटेल में जाकर के थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा चर्चा कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए इसके अलावा और भी जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखिए आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया गया है ए, बी और सी, और यहाँ पे आपका सर्विस डिपार्टमेंट दिया गया है पी और क्यू। याद रखिएगा यहाँ पे जैसे एरिया दिया हुआ है स्क्वायर फुट में,
कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट दिया हुआ है, किलोवाट आवर दिया हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है। अब इस बेस्ट इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। समझ में आया? अब यहाँ पे इसके फॉर्मेट को समझना जरूरी है, ये सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। काफी बच्चे इसको देख करके हाथ खड़े कर देते हैं। मैं आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, जो बातें अभी मैं आपको समझाने वाला हूं प्लीज आप लोग उस पर फोकस कीजिएगा। जो फॉर्मेट मैं आपको समझाऊंगा उसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर उतार लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं ओवरहेड का 12 से 18 नंबर का सवाल इजीली टैकल करना, तो ये अब तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 12 से 18 नंबर का सवाल अगर आप लोग टैकल करना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट को आपको समझना पड़ेगा। फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, बड़ा जरूरी बात है। हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स क्या रहने वाला है, हमारे पास ध्यान रखिएगा, हमारे पास दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक का नाम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक का क्या नाम है माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक सर्विस डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्शन के लिए बना लिया और एक किसके लिए बना लिया, सर्विस के लिए बना लिया है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाएगा, यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट आ जाएगा। कई किताबों में क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल भी किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, सर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा। ठीक है? अब टोटल के अलावा हमें एक और कॉलम चाहिएगा जहां पर हम बताएंगे कि इस एक्सपेंस को हमने किस बिहा पे एक तरीके से बांटा है, और आपका फाइनल एंड यहाँ पे अगर आप लोग लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका पर्टिकुलर आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको पहले तैयार करना है। समझ में आई मेरी बात? इस तरीके का फॉर्मेट आपको क्या करना, तैयार करना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग क्या लिखने वाले हैं, सर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आपका टोटल आ गया है। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सर आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो कौन सा डिपार्टमेंट आ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गया है। यहाँ पर सर हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके सर्विस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो कौन सा डिपार्टमेंट आ गया, सर्विस डिपार्टमेंट आ गया है। सर किस बेसिस पे आपने क्लासिफाई किया है, जो बेसिस हमने पढ़े हैं ना वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, सर आपका क्या आ जाएगा, आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे आपका कहां पे है, मक्खी है कहीं पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सर आपका पर्टिकुलर्स लिखना है। प्लीज आप लोग इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना है पर्टिकुलर्स हो गया है, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, टोटल कितना वैल्यू बन रहा है, प्रोडक्शन का कितना है और सर्विसेज का कितना है। अब आपको क्या करना है, सर आपको यहाँ पे देखना प्रोडक्शन के अंदर कितने हैं हमारे पास। सर प्रोडक्शन के अंदर 3 डिपार्टमेंट है, ए बी और सी। तो मेरे को कितने कॉलम तैयार करने हैं, 3 कॉलम तैयार करने हैं। यहाँ पे आपके लीजिए कितने कॉलम तैयार हो गए हैं, 3 कॉलम तैयार हो गए हैं। और इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट के कितने कॉलम तैयार कर सकते हैं, सर 2 कॉलम तैयार कर सकते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, सर ध्यान देना है अभी भी यहाँ पे अगर आप लोग इसको और आगे बाइफरकेट करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। मैं एक और कॉलम बना देता हूं, सॉरी रो बना देता हूं, ताकि हमारी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना? इस फॉर्मेट को आपको एक तरीके से कंठस्थ कर लेना है। कंठस्थ का मतलब बहुत अच्छे से मास्टर करना है। ठीक है ना? है बिल्कुल आसान, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस आपको एक बार बनाना आना चाहिए। यहाँ पे जैसे प्रोडक्शन के अंदर ए आ गया, फिर बी आ गया और फिर सी आ गया। अगर आप लोग सर्विस की बात करते हैं तो पी डिपार्टमेंट आ जाएगा और क्यू डिपार्टमेंट आ जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे बात को समझिएगा, पर्टिकुलर्स के अंदर क्या लिखना है, सर आपको पर्टिकुलर्स के अंदर लिखना है आप किसकी बात कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर सर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन ए बी सी गिवन है, ये ऑलरेडी अलॉटमेंट है, यानी कि ये क्या है, आपका ऑलरेडी अलॉटमेंट है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, ऑलरेडी अलॉटमेंट किसकी बात हो रही है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सर आपकी किसकी बात हो रही है, इनडायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, और ये ऑलरेडी अलॉट किया हुआ है इसलिए मैंने डैश लगा दिया है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है ए बी और सी के अंदर 19,000, 24,000, 4,000 ये वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देनी है। आपका पहले कितना है, 19,000 है, फिर आपका 24,000 है और फिर कितना है आपका सर 4,000 है। इसी तरीके से यहाँ पे आपकी सर्विसेज भी दी हुई है, आपका 30,000 और 8,000। तो यहाँ पे आप लोग कितना मेंशन कर देंगे, आप लोग यहाँ पे 30,000 मेंशन कर देंगे और आप लोग यहाँ पे 8,000 मेंशन कर देंगे। ठीक है? इसी तरीके से ये तो आपका ये वाला मामला निपट गया। अब इनडायरेक्ट वेजेस की अगर आप लोग बात करते हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सर आपने किसकी बात की है, सर आपने इनडायरेक्ट वेजेस की बात की है। और इनडायरेक्ट वेजेस के अंदर भी ऑलरेडी अलॉटमेंट दिया हुआ
है, क्या क्या दिया हुआ ध्यान रखिएगा, 18 22 6000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आपका कितना दिया हुआ है, 18,000 दिया हुआ है, और उसके बाद कितना दिया हुआ है, 22,000 दिया हुआ है, और उसके बाद कितना दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे पी और क्यू के अंदर 20 और 13 दिया हुआ है। यहां तक तो सारी चीजें ठीक थी, कितना है 20 और 13 है ना, यस कितना है 20 और 13, यानी कि 20,000 यहाँ पे गिवन है, और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कितना गिवन है, 13,000 गिवन है। बस इतना काम आपको करना है, ये गिवन था, कैलकुलेटर देना, समझ में आया। अब करना क्या है, इन सब का टोटल करेंगे। क्या करेंगे सर, टोटल करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, आपको टोटल करना है। अगर आप लोग टोटल करते तो देखिए कितना है आपका 19,000 है, प्लस में कितना है 24,000 है, प्लस में 4,000 है, और प्लस में आप लोग 30,000 की बात करेंगे, प्लस में 8,000 की बात करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगा 85,000। तो आपका ये तो आ गया 85,000। इसी तरीके से आप लोग करेंगे 18,000, 22,000, 6,000, प्लस में 20,000, प्लस में कितना है 13, तो कितना आ गया 79,000। तो हमारा कितना आ गया है, आंसर आ गया है 79,000। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर रही होंगी। अब बात आती है बांटने की। सर यहां तक क्लियर हो गया, ये बात तो समझ में आ गई। अब अगर आप लोग पावर को डिवाइड करना चाहते हैं, किसको डिवाइड करना चाहते हैं, पावर को डिवाइड करना चाहते हैं, तो आपको जो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, इनमें सबसे सूटेबल पैरामीटर कौन सा है सर, पावर को किलोवाट आवर के हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से बांटा जा सकता है। और पावर का अगर देखेंगे तो वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, यहाँ पे दिया हुआ है 1,20,000, क्लियर है। अब डिवाइड कैसे करना है वो बात आपको सीख लेनी है। सर आपको क्या करना है, जो आपको ये वैल्यू दी गई है 1,20,000, इसको यहाँ पे लिख लेना है, यानी कि हमारे पास कितना वैल्यू है 1,20,000 है, क्लियर है। अब आपको इसको डिवाइड कर देना है जिस पैरामीटर पे, किलोवाट के हिसाब से। जैसे अगर आप लोग डिवाइड प्लस करेंगे, इन सबको जोड़ दीजिए, सारे डिपार्टमेंट को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे अगर आप लोग बात करेंगे 4,000 हो गया है, 4 4 8, 8,000 हो गया है, और एक आपका 9 और एक 10,000, और अगर आप यहाँ पे बात करेंगे टोटल हो गया 12,000, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, 12,000 से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, जैसे मेरे को कितना मिला है 10 मिला है। अब क्या करना है, इस 10 फैक्टर को सबको बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 10 की 4,000 से मल्टीप्लाई करवाना है, 4400 से मल्टीप्लाई करवाना है, 1600 से मल्टीप्लाई करवाना है, 1500 से, और 5,000 से। दोबारा समझिए क्या गिवन है। सबसे पहले देखना पावर एंड लाइट पकड़ा, किस बिहा पे डिवाइड करना है उस पैरामीटर को पकड़ लीजिए। इसकी जो वैल्यू है और जो आपको पैरामीटर दिया हुआ उस सबकी सम आपको करके ना यहाँ पे डिवाइड कर देना। जो फैक्टर आएगा उसको बारी बारी इन तमाम वैल्यूज से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आपका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, 4,000, 4400, 1600, याद रखिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं सर, आप पावर की बात करते हैं, पावर को किस बिहा पे हमने कैलकुलेट किया है, किलोवाट आवर के हिसाब से कैलकुलेट किया है। और अगर आप लोग बात करते हैं ए बी और सी की, अगर आप 4,000 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 10 आया आंसर, 4,000 यानी कि 40,000, 44,000, 16,000, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, कितना आ गया आपका 40,000 आ गया है, आपका 44,000 आ गया है, उसके बाद आपका 16,000 आ गया है, और अगर आप लोग आगे देखेंगे तो कितना है 15,000 और 5,000, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, ये कितना आ गया आपका 15,000, और ये कितना आ गया सर आपका 5,000। समझ में आई। और टोटल कितना बनेगा सर, वही आपका 1,20,000। देखिए कैसे मैंने डिवाइड किया। बस इतना सा काम अगर आप लोग सीख गए ना, तो आप लोग समझिएगा ये आपका 12 से 18 नंबर का काम हो जाएगा। जैसे अगला डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सर, रेंट और रेट की बात करते हैं, तो एरिया के बिहा पे कैलकुलेट किया जा सकता है। वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो कितना वैल्यू है सर, 56,000 वैल्यू है। ओके, मैंने क्या किया 56,000 लिख लिया। अब एरिया वाला फैक्टर देखिए कहां पे, ये रहा एरिया वाला फैक्टर, सबको जोड़ दीजिए। 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा आपका 13, 13 और 1 14,000। समझ में आया, ठीक किया मैंने। 4 4 8 और 2 10 और 3 13, कितना 13,000, 1 14,000। ठीक है, देखिए 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 3 13 और 1 4 14,000 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 14,000 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप इसको 14,000 से डिवाइड करते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, 56 को 56,000 को कितने से डिवाइड करना है, 14 से। तो कितना फैक्टर आ गया, 4 फैक्टर आ गया। अब इसकी बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 4 से, 4 से, 3 से,
2000 से और 1000 से, बारी बारी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 4000 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं सर, रेंट की बात कर रहे हैं। रेंट को हमने किस बिहा पे क्लासिफाई किया है, एरिया के बिहा पे क्लासिफाई किया है। और टोटल कितना बन रहा है सर, टोटल हमारा बन रहा है 56,000। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, पहले ही आपका लिख देता हूं क्योंकि हमने क्लासिफाई कर लिया है। कितना आ गया 56,000। जो फैक्टर है 4 की मल्टीप्लाई करनी है 4000 से, 4 की 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा सर आपका 16000 बनता है। तो कितना आ गया 16000, अगला भी 4 है तो कितना आ जाएगा सर आपका 16000 आ जाएगा। ऐसे अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आगे कितना है 3000, 4 या 12, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा। टोटल कितना हुआ सर आपका 12000 आ गया है। ओके, यहाँ पे कितना आ गया 12000 आ गया है। आगे अगर आप लोग देखते हो तो कितना है 2000 की अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 8000 हो जाएगा। और अगर आप 1000 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। समझ में आया? अब इनको टोटल करके एक बार देख सकते हैं, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं। 16 + 16 + 12 प्लस में 8 और प्लस में 4, ठीक है, 56,000। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आगे अगर आप लोग चलते हैं, जैसे अगर अगले पैरामीटर की बात करते हैं, इंश्योरेंस ऑफ एसेट किसके ऊपर डिवाइड होगा सर, वैल्यू ऑफ एसेट के ऊपर। एक तरीके से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। कितना वैल्यू दिया है सर, 20,000 वैल्यू दिया है, तो कितना आ गया 20,000 आ गया। कहां पे मक्खी कहां पे बैठा है, ठीक है, कितना आ गया सर 20,000 वैल्यू आ गया। कितना आ गया है 20,000 वैल्यू आ गया। अब ध्यान ये रखना है कहां पे है, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट सबको ऐड करना है। आप लोग करेंगे 8 लाख प्लस में 9 लाख प्लस में 6,40,000, 4,80,000 और 3,20,000 सबको ऐड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट हमें 32 लाख का वैल्यू मिलता है। मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है, कितना वैल्यू मिलता है 32। एक बार कर देता हूं मैं फटाफट से। 8 लाख है, फिर आपका 9.6 है, प्लस में कितना है 6.4 है, प्लस में कितना है 4.8 है, प्लस में कितना है आपका 3.2 है, तो 32 लाख का वैल्यू मिलता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू था उसको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 32 लाख से, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे सर, हमें कितने से डिवाइड करना है, 32 लाख से क्या करना है, डिवाइड करना, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है 20,000 ले लेना है, इसको डिवाइड करना है 32 लाख से, तो ये आएगा 0.0625, ठीक है। तो कितना वैल्यू आया 0.00, आगे कितना है आपका 6, ठीक है, और आगे 25, ये फैक्टर आया है। अब इस फैक्टर से आपको सभी को मल्टीप्लाई करना है। इस फैक्टर से क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है। जैसे सर सबसे पहले हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कितने को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, 8 लाख को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5000 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे सर, आपका वैल्यू कितना आया है 5000 आया है। हम किसको डिवाइड कर रहे हैं सर, हम कौन सा फैक्टर लेके चल रहे हैं, इंश्योरेंस ऑन एसेट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस ऑन एसेट, और हमने किस बिहा पे इसको क्लासिफाई किया है, वैल्यू ऑफ एसेट के बिहा पे, वैल्यू ऑफ एसेट के बिहा पे। क्लियर है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अब आगे देखिए, आगे आपका फैक्टर यही था 0.0625, और हमें इसका तो हो गया सर, इसका कितना हो गया 8 लाख से मल्टीप्लाई किया। अब उस फैक्टर को 9,60,000 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर आप इसको करते हैं 9,60,000 से मल्टीप्लाई तो 6,000 आ जाएगा। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, आपका कितना आ गया 6,000 आ गया है। आगे देखिए, आगे क्या है 6,40,000 से मल्टीप्लाई करना है। 6,40,000 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका 4,000। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। 6,40,000 के बाद आपका 4,80,000, तो हम लोग क्या करेंगे 3,000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, 3,000 आ गया है। आगे देखिए, आपको 3,32,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोग क्या करेंगे 3,20,000, 32,000 नहीं है, 3,20,000 से, तो आपका कितना आ जाएगा 2,000। ये सारी वैल्यू जाएगी, जस्ट पुट करनी है 6 4 3 2। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आपका 6 क्या आ जाएगा 6 4, फिर कितना आ जाएगा आपका 3,000 आ जाएगा, फिर आपका कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, ठीक है। 6 4 3,000, फिर कितना आ गया आपका 2,000। कहीं पे कोई फैक्टर छूट तो नहीं गया है आपका। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू आपने निकाला, 8 लाख का वैल्यू कितना आया था, अगर हम 8 लाख का निकाले तो कितना आया था सर, अगर आप लोग 8 लाख के लिए कैलकुलेट करते हैं तो 5,000 आया था, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 5,000 आ गया। 5,000 6,000 4,000 3,000 2,000, 5 6 4 3 2। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए 5 6 4 3, उसके बाद कितना है 2,000। एक फैक्टर रह गया, कौन सा मिसिंग है, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, कहां पे गड़बड़ है,
ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये मैंने टोटल के अंदर लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यू कितनी है, 5000 आई है, 6000 आई है, उसके बाद 4000 आई है, उसके बाद 3000 आई है, उसके बाद कितनी आई है, 1000 आई है। क्लियर है, 1000 थी, 2000 सॉरी 2000 थी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2000 वैल्यू आया है। टोटल कीजिए, 5 और 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 5 कितना आ जाएगा, 20000। तो टोटल कितना आ गया आपका, 20000 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना, डिवाइड करना है। बस पैरामीटर पकड़ लीजिए कि आपको डिवाइड कैसे करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है। जैसे मील चार्जेस की बात करते हैं, कितना वैल्यू है, 60000 है, तो मैं क्या करूंगा सर, 60000 पकड़ लूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, मील चार्जेस इंप्लॉइज के बिहाफ पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कितना है, इसको फटाफट से टोटल करते हैं। आपका 900 दिया हुआ है, प्लस में कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है, प्लस में कितना है, 300 है, प्लस में कितना है, 400 है, प्लस में कितना है, 200 है, तो कितना आ जाएगा, 3000। सबका सम कितना आया है आपका, 3000 आया है। इसको नोट कीजिएगा, तो 3000 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप इसको किससे डिवाइड करते हो, 3000 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो। ठीक है, तो अगर आप इसको क्या करते हो, 3000 से डिवाइड करते हो, तो मेरे पास 60000 है, इसको कितने से डिवाइड करना है, 3000 से डिवाइड करना है, तो हमें 20 मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना वैल्यू आ गया, 20। अब हर एक फैक्टर को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर आप लोग 900 को 20 से करोगे, तो मैं क्या करूंगा, 900 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 20 से। 20 मल्टीप्लाई में 900, तो आपका कितना आ गया, आपका 18 के आ गया है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे 1200 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आएगा 24000। ओके, आगे अगर आप लोग देखेंगे, आगे कितने से मल्टीप्लाई करना है सर, 300 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 6000 आ जाएगा। और अगर आप लोग आगे देखेंगे तो आपका कितना है, 400 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ओके, अगर आप लोग आगे मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 200 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज देखिए आपकी निकल गई हैं, 18 24 6 8 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग टोटल करते, टोटल कितना था सर, टोटल 60000 था, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना था, टोटल 60000 था। हमने किसकी बात की है, आपकी मील की बात की है, और मील को क्लासिफाई किया है किसके ऊपर, नंबर ऑफ इंप्लॉइज के ऊपर। ठीक है ना, और नंबर ऑफ इंप्लॉइज के ऊपर अगर करते हैं तो टोटल कितना बन रहा है, 60000 है, उसको डिवाइड किया है। सबसे पहला वैल्यू 18 24 6 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 18000, उसके बाद 24000, उसके बाद 6000, और उसके बाद कितना है, 8000, और उसके बाद कितना है आपका 4000। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 4000 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका टोटल कैलकुलेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये तो आपका टोटल हो गया है। एक फैक्टर और ध्यान रखना है, यहाँ पे इसने कहा कि डेप्रीशिएशन 15% है कैपिटल वैल्यू के ऊपर। ठीक है सर, कैपिटल वैल्यू सबका ये रहा, सबका कितना परसेंट निकालना है, 15% निकालना है। ये आपको इंडिविजुअल कैलकुलेट करना होगा। कैसे, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे सर, आप लोग यहाँ पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। किसके ऊपर कैलकुलेट होगा सर, ये एसेट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा। थोड़ा सा राइटिंग को अवॉइड कीजिएगा, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, एसेट वैल्यू के ऊपर अब सबका 15% लेना है। जैसे 8 लाख का आपको कितना लेके चलना है सर, आपको 8 लाख का 15% लेना है, तो 15% कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। तो मैं कितना लिख दूंगा यहाँ पे, 1,20,000, तो यहाँ पे आपका 1.2 लाख आपको पूरा डिजिट लिखना है। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग 9,60,000 का निकालते हैं, तो अगर आप यहाँ पे कितने का निकालते हैं, आप लोग यहाँ पे बेसिकली कितने का निकालते हैं, 9,60,000 का। तो जस्ट ए मिनट, हम लोग क्या करने वाले हैं, 9,60,000 का निकालते हैं, 1,44,000 आएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे, 1,44,000। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे अगर आप लोग अगली वैल्यू निकालते हैं, 6,40,000 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, 6,40,000, तो आपका कितना आ जाएगा, 96,000। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर, 96,000 आ गया है। ऐसे अगला कैलकुलेट करेंगे तो 4,80,000 के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, 4,80,000 का 15%। ठीक है, कितना आ गया, 72,000, 72,000 आ गया है। ओके, अब आगे अगर आप लोग देखेंगे तो आगे कितने का है, 3,20,000 का है, तो हम इस 3,20,000 का और कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका 48,000 आ जाएगा, 48,000। तो कितना आया आपका, 48,000, 48,000। समझ में आया, तो ये देखिए आपका टोटल हो गया है। सिस्टम लैग कर रहा है, जिस वजह से राइटिंग बिगड़ गया, पर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब इसको टोटल कर देना है। टोटल कैसे करना है सर, इसको सिंपल तरीके से टोटल करना है। ठीक है ना, यहां पे यस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैसे करना है, सबको जोड़ देना है। यहाँ पे अच्छा, इनको भी सम करके ना टोटल यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है, नीचे लिख देना है, आपका टोटल आ जाएगा। दिस इज द ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट। ये क्या है, आपके ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट है। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा किस तरीके से ओवरहेड का
डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और ये आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आया? ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां से अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, कुछ मेथड्स है जिनको अगर आप लोग पकड़ के चलते हैं तो बड़े प्यार से, बड़े आराम से इस पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है इसके अंदर आप लोग मालूमात हासिल कर सकते हैं और बड़े प्यार से इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला क्लास नंबर 6 आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।